हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू। जैसा कि हमने इसमें लास्ट लेक्चर तक बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है, और साथ में हमने लास्ट लेक्चर में ही डेफिनेशन ऑफ मनी भी पढ़ ली थी। यहाँ एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं मनी के बारे में। मनी इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब आप मनी को उन सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो जहां पे आपको कुछ भी परचेस करना है, कुछ भी एक्सचेंज करना है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद में अब मनी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें पहले भी मैंने बताई थी कि आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। जो मनी टर्म्स हैं, इस मनी टर्म्स में हम कॉइन्स और करेंसी नोट्स को इंक्लूड करेंगे, और इसमें चेक, जो चेक होते हैं हमारे, वो चेक भी मनी का पार्ट होते हैं। ठीक है, कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड चेक्स एक्सेट्रा। ओके, अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मनी सप्लाई। कि मनी सप्लाई होती क्या है। ठीक है, तो देखते हैं मनी सप्लाई क्या है। तो देखो, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। देखो, डेफिनेशन में हमारे दो मेजर पॉइंट आए हैं, दो पॉइंट आए हैं जिनका हमें मीनिंग याद होना चाहिए। एक आता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक हो गया पब्लिक। अब नीचे डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है कि जो मनी हेल्ड बाय पब्लिक है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ मनी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर से है। मनी यूजिंग सेक्टर मतलब इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स कौन होते हैं? जनरली मनी क्रिएटिंग सेक्टर में हम गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को लेते हैं। गवर्नमेंट अपने पास कुछ बैलेंस होल्ड करके रखती है जो इकोनॉमी के एक्चुअल मनी सर्कुलेशन में नहीं आता है, इसलिए हम उस पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। और साथ में जो बैंकिंग सेक्टर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैंक पैसे से किस तरह से अपने पास मनी क्रिएट करता है, या उसके पास जो डिपॉजिट्स होती है उन डिपॉजिट्स के थ्रू वो और एक्स्ट्रा मनी कैसे क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इन दोनों बैंकिंग सेक्टर, सेंट्रल बैंकिंग सेक्टर में दोनों आ जाएंगे, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो इन दोनों का जो भी पैसा होता है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड पॉइंट आता है अपना पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, या हम आगे जब लेक्चर डालेंगे तो उसमें आएगा नेशनल इनकम में, कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट बात करता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। तो पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनी सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई है, इस मनी सप्लाई में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूं सीसी, डीडी प्लस ओडी। ठीक है, अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सीसी क्या होता है, डीडी क्या होता है और ओडी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक की। करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक मतलब वो पैसा, वो करेंसी और वो कॉइन्स जो किसके पास है, पब्लिक के पास। तो हमने पब्लिक की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है कि पब्लिक होती क्या है, पब्लिक में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं करेंसी एंड कॉइन्स की। एक एक पॉइंट लेंगे, बहुत सिंपल है, इजी लर्निंग है, ज़्यादा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स and coins held by public. Remember, any currency held with the government and bank is not to be included. तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के पास अगर किसी भी तरह की करेंसी और पेपर नोट्स हैं तो उनको हम करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब करेंसी एंड कॉइन्स क्या होते हैं? तो करेंसी एंड कॉइन्स में हमारे वो सारे नोट और करेंसीज आ जाती है। 2 रुपए का सिक्का हो या 2 रुपए का नोट हो, आजकल तो चलता नहीं है 2 रुपए का नोट, लेकिन जब पहले चलता था और अभी भी अगर सर्कुलेशन में है तो वो कंसीडर होगा इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? तो हमने आगे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी दैट इज अंडर लॉ। मतलब गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला हुआ है, या उस लॉ के लॉ के अंडर हमें एक पर्टिकुलर किसी भी नोट को एज ए मनी ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिएट मनी। तो यहाँ पे हो गया, इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल डेब्ट्स, मतलब ऐसी मनी जिसे हम सारी
डेप्थ के लिए क्या करेंगे, एज ए मनी एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, या 100 रुपये का नोट है, 1000 रुपये का नोट है, ये सारे जो करेंसी नोट्स है, ये हमारे नोट्स क्या हो जाते हैं, फिएट मनी होती है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ एक चीज़ नोट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, फिएट मनी होती है और एक दूसरा होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी में हम जनरली उस करेंसी को, फुल बॉडीड मनी में हम हमारे चेक्स को इंक्लूड करते हैं। जितने भी चेक होते हैं वो चेक सारे किस में आएंगे, फुल बॉडीड मनी में होंगे। ठीक है, और करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक को हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी पेमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस होती है, लाइबिलिटीज होती है, उनको मेट आउट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करेंसी मनी को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक का मतलब क्या हो गया, वो सारी करेंसी जिसे हम क्या कर सकते हैं, वो अमाउंट जिसे हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ हम करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को ही इंक्लूड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, जहां हम कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां आएगा कि किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम देख लेते हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होती है, उस डिमांड डिपॉजिट्स में हम करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब वो करंट अकाउंट जिसमें से हम कभी भी चेक के थ्रू अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी एनकेज्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर्स। देखो बच्चों, मैं जो भी चीज तुम्हें समझा रहा हूं वो सब पर्टिकुलर इन नोट्स में डिटेल में लिखी हुई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक में या अपनी पर्टिकुलर रजिस्टर बना के इन नोट्स को कैरी कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आता है हमारा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब क्या हो गया कि वो सारी डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है। अब देखो बच्चों, आरबीआई के पास तो इंडियन गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स भी होती है, फॉरेन गवर्नमेंट की भी होती है और कमर्शियल बैंक्स की भी होती है। ये भी थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक किस तरह से अपने पास डिपॉजिट्स मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में जो गवर्नमेंट है और जो कमर्शियल बैंक है उनका पैसा नहीं आएगा, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं आएगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। मतलब अगर आरबीआई के पास किसी फॉरेन गवर्नमेंट का और किसी फॉरेन बैंक का अमाउंट डिपॉजिट्स है, पैसा डिपॉजिट्स है, तो वो तो किसका पार्ट होगा, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का। ठीक है, इसमें और जो हमारी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक है ना, IMF, उनका भी अगर किसी तरह का कोई डिपॉजिट्स है तो वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आता है, इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। मतलब कमर्शियल बैंक ने कमर्शियल बैंक को एक रिजर्व बनाना होता है, जो कंपलसरी रिजर्व होता है, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, उसे हम CRR बोलते हैं। ठीक है, वो CRR का जो बैलेंस होता है वो भी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में नहीं आएगा। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि CRR इज अ पार्ट ऑफ अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई और नॉट। ठीक है, तो हमें वहाँ नो आंसर करके आना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बच्चों यहाँ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में सिर्फ हमारे CBSE सिलेबस में M1 है, M2, M3 और M4 हमारे पार्ट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हम सिर्फ M1 को ही डिटेल में पढ़ेंगे या M1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। M2, M3 और M4 को सिर्फ एज ए रेफरेंस आप याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, बाई चांस अगर आ जाए तो हमें एज ए नॉलेज याद होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1 की। M1 इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, ये क्या है, सबसे फर्स्ट मेजर है और सबसे बेसिक मेजर है जिसमें हम क्या करते हैं, मनी को मेजर करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शंस, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं। देखो इसका जैसे ही आप फॉर्मूला पढ़ोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ M1 को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन मनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, वही जो कंपोनेंट्स हमने ऊपर पढ़े थे, CC प्लस DD प्लस OD। ठीक है, डिटेल में हमने ऊपर पढ़ लिया है। अगर M1 का डिस्क्रिप्शन 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो भी हमें CC, DD और OD को एक्सप्लेन करना है, और अगर कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं मनी सप्लाई के तो उसमें भी हमें CC, DD और OD को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं M1 के फॉर्मूले की। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और इसके बाद में आता है हमारा M2।
M2, M3 और M4 जैसा मैंने बताया है, हमें सिर्फ एज ए रेफरेंस इनके फॉर्मूले याद करने हैं, मतलब ये रटने हैं बस। बाई चांस अगर CBSE ने दे दिया तो हम वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते एक तरह से। तो अब आते हैं M2 पे। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। और M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, और M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि NSC को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो बच्चों, यहाँ मैंने पूरे इस पार्ट को, पूरे मनी वाले पार्ट को एक छोटे से चार्ट में कवर किया है। तो देखो इसको जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे नोट्स के बाद यहाँ से क्विक रिवीजन करके गो थ्रू कर सकते हो। देखो इस पार्ट में हमने मनी के बारे में पढ़ा है, ये एक छोटा सा पार्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया था। ये जस्ट रेफरेंस एज ए रिमेंबरिंग आप याद रख सकते हो कि जो मनी है उस मनी का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। सबसे पहले हमारा बार्टर सिस्टम आया, फिर कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आए जो जनरली राजा महाराजास के टाइम पे चलते थे। उसके बाद में हमारी पेपर मनी और कॉइन्स जो एट प्रेजेंट में भी वर्क करता है। पेपर मनी में हमारे वो सारे नोट्स और कॉइन्स आ जाते हैं जो करंट ईयर में चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा आता है प्लास्टिक मनी और ई मनी वॉलेट, ठीक है। प्लास्टिक मनी में जनरली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस सबको हम इंक्लूड कर लेते हैं। और ई वॉलेट या ई मनी में हम पेटीएम और फ़ोनपे जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हमारा वही बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ नोट की हुई है। फिर उसके बाद में सीधी आती है हमारी मनी की डेफिनेशन, और मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है, मनी सप्लाई में क्या क्या होता है, वो सारा यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने नोट्स को ठीक से पढ़ा हुआ है तो ये सारे नोट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, और आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी रिवीजन के टाइम पे इजीली और जल्दी कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो।